तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्ड वार के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोल्ड वार जो है वो अमेरिका और रसिया के बीच में हुआ था, जो कि 1947 से लेकर 1992 तक चला था। कोल्ड वार एक बहुत ही लंबे समय तक चला था। और ये कोल्ड वार पहली बार तो होता गया है। कोल्ड वार का मतलब होता है कि जो दो देश है वो दो देश डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हर तरह से प्रयास करेंगे कि दूसरे देश को कमज़ोर करे, उसका घाटा करे। यही होता है कोल्ड वॉर। सो द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बर्नर्ड बैरुच, एन अमेरिकन पॉलिटिशियन, इन हिज एड्रेस टू साउथ कैलिफोर्निया लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1947। तो जो कोल्ड वार का स्टार्टिंग हुआ था वो 1947 से हुआ था, जो पहली बार इस टर्म का यूज किया गया था कैलिफोर्निया लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि अमेरिका में है। कोल्ड वार हैड बिकम ए प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले पूरा पावर यूरोप के हाथ में था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद पावर दो हिस्सों में बढ़ गया, रसिया और अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वार हुआ ये बहुत बड़ा फैक्टर था। इट इन्विसेड नाइदर पीस नॉर वार बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट एंड देयर एलाइज। तो ये जो कोल्ड वार था इसके वजह से ये लोग ना ही तो झगड़ रहे थे और ना ही शांति से रह रहे थे। एक खींचा तीचा, एक तनाव का माहौल पूरी दुनिया भर में प्रचलित थी, रसिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। It may be defined as a state of tension between two countries in which each one adopt policy to strengthen themselves and weaken the other, the line being short of actual war. In other words, it may be defined as a war of words, strategy versus anti-strategy, propaganda versus counter-propaganda, sanction versus counter-sanction. कोल्ड वार को ऐसा डिफाइन किया गया है कि दो देशों के बीच में ऐसा टेंशन का माहौल है और वो दोनों ऐसा पॉलिसी करे कि खुद को मजबूत करे और जो सामने वाला देश है उसको कमज़ोर करने का हर प्रयास करे, लेकिन मिलिट्री अटैक नहीं करे, डायरेक्ट वार नहीं करे। बेसिकली यही होता है कोल्ड वार। एवरीथिंग एक्सेप्ट क्लैश ऑफ वेपन। तो जो मैन वार मतलब होता था क्लैश ऑफ वेपन, वही नहीं होता है कोल्ड वार में, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। Historians were not clear about the origin of Cold War with regarding its time. हिस्टोरियन को साफ नहीं पता है कि भाई ये कोल्ड वार कब शुरू हुआ था। For a section of historian, it has beginning from the second half of 19th century when Russia's interest in Central Asia clashed with England and France, finally leading to Crimea War. तो लोग बस अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे एंड हुआ किसी को नहीं पता है, पर सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे ही ये कोल्ड वार भी कब से शुरू हुआ ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से ही ये वार स्टार्ट हो चुका था, कोल्ड वार, जो कि जब रसिया अपना टेरिटरी एक्सपेंशन करना चाह रहा था तो क्रीमिया वार हो गया था। इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ, दूसरी तरफ रसिया। तो उसी समय से कोई कहता है कि कोल्ड वार शुरू हो गया था। सेकेंड स्कूल ऑफ हिस्टोरियन बिलीव दैट इट हैज इट बिगिनिंग द डे व्हेन रसिया एंटर्ड इनटू सोशलिज्म। यूएसए एंड अदर कैपिटलिस्ट पावर टारगेटेड रसिया एज ए कम्युनिस्ट कंट्री। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन रसिया सोशलिस्ट कंट्री बना, कम्युनिस्ट कंट्री बना, उसी दिन से यूएसए और दूसरा कैपिटलिस्ट कंट्री उसके खिलाफ हो गया और कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। तीसरे सेक्शन क्या कहते हैं कि द वार हैज इट बिगिनिंग इन द वर्ल्ड वार टू इटसेल्फ, इवन दो रसिया जॉइंड विथ एलायंस ही हैज नॉट गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यूएसए। कुछ लोग कहते हैं कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस समय ये कोल्ड वार शुरू हो गया और रसिया और यूएस एक साथ तो लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी यूएस रसिया को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी उसको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं किया। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था
तो ये बातें रसिया को नहीं बताई गई थी और बाकी सारे कंट्री जो एलाइड में थे उन सबको बता दी गई थी। तो ये सब बातें चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो कहीं ना कहीं उसी समय से कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोल्ड वार स्टार्ट हुआ। यूएस नॉट बॉदर्ड अबाउट सपोर्टिंग रसिया इन डिफेंडिंग द वेस्टर्न बॉर्डर। और जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो रसिया का वेस्टर्न बॉर्डर बचाने के लिए यूएस थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं किया था। यूएस नॉट टेकिंग रसिया इन कॉन्फिडेंस व्हेन एटम बम वाज बॉम्ब्ड इन जापान एंड व्हेन यूएस डिक्लेयर्ड जापान ए कॉन्क्वर्ड टेरिटरी अगेंस्ट द विश ऑफ रसिया। जब यूएस एटम बम गिराया जापान पे तो ये बात रसिया को नहीं बताया गया था। फिर जब जापान को हरा दिया और उसको कॉन्क्वर्ड कर लिया, ये बात भी नहीं बताया गया था रसिया को। डिवीजन ऑफ ओपिनियन अमंग हिस्टोरियन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो हिस्टोरियन बेसिकली 3 तरह के हिस्टोरियन हुए इस कोल्ड वार के जो आइडिया है उस पे डिवीजन हो गया और 3 तरह के हिस्टोरियन हुए, ऑर्थोडॉक्स, डिविजनलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिविस्ट। तो ऑर्थोडॉक्स मानते थे कि रसिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वार एज इट इस्टेब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार 2। ये ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं कि ये जो कोल्ड वार हुआ है इसका पूरा तरह से जिम्मेदारी रसिया का है, क्योंकि रसिया यूरोप का ईस्टर्न पार्ट में अपना दबदबा बढ़ा रहा था, उसको कम्युनिस्ट बना रहा था। सेकंड है डिविजनलिस्ट। ये मानते हैं कि यूएस वाज रिस्पॉन्सिबल ऑलवेज क्रिएटिंग ए सिचुएशन अगेंस्ट रसिया। डिविजनलिस्ट मानते हैं कि यूएस रिस्पॉन्सिबल था कोल्ड वार के लिए। और तीसरे हैं ऑब्जेक्टिविस्ट। ये मानते हैं कि बोथ वे रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं दोनों का हाथ था। और एक्चुअलिटी में मुझे भी लगता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी 2 मुल्क या किसी 2 इंसान के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां होती है उसमें। अगर कोई उसमें कोई एक समझदारी कर ले तो काफ़ी कुछ सही हो सकता है। रसियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोल्ड वार। तो रसिया किस तरह से कोल्ड वार के लिए जिम्मेदार था, इसका 4 पॉइंट आपके सामने ये रहा। रसिया नेवर accepted democratic government in the liberated country from the Nazi, and on the other hand installed communist government in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania and East Germany। रसिया कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहता था। ये जितना भी वर्ल्ड वार 2 का जितना भी कंट्री पे विजय पाया, पोलैंड और ये हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ईस्ट जर्मनी, हर जगह जाके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फैलाया। जबकि जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट था। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ रसिया का गलती है। इवन दो अमेरिका एंड ब्रिटेन विड्रॉ इट्स आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम ईरान, रसिया कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स आर्मी इन ईरान। यूएसए और इंग्लैंड अपना आर्मी ईरान से वापस ले लिया था, लेकिन रसिया अभी तक अपना आर्मी को ईरान में रखा था। रसिया डिस्ट्रॉयड जर्मन इंडस्ट्रीज एंड शिफ्टेड कॉस्टली मिशन ऑफ जर्मन टू रसिया, नॉट गिविंग एनी चांस फॉर यूएस एंड इंग्लैंड टू डेवलप जर्मनी। रसिया जर्मनी का इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था और जितने सारे अच्छे अच्छे मिशन थे जर्मनी का सभी अपने पास लेके चल गया था, जिससे इंग्लैंड और यूएस को कोई चांस ही नहीं मिला कि वो लोग का कुछ भला हो जाए या फिर जर्मनी को डेवलप कर सके। मेंटेन पॉलिसी ऑफ सस्पिशन अगेंस्ट कैपिटलिस्ट पावर। ये जो स्टालिन है, ये बताया था, बहुत बड़ा डिक्टेटर है। ये जितना कैपिटलिस्ट पावर है सबको शक की नज़रों से देखता था। तो वहाँ से भी कुछ ये रसिया गलती है। दूसरा यूएस, तो यूएस भी कहाँ दूध का धुला था, ये भी गलती पे गलती कर रहा है। यूएस हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रसिया एंड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन अंडर 1933। यूएस
कैपिटलिस्ट था, तो उसको पसंद नहीं था रसिया का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो वो कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अमेरिका रिफ्यूज टू सैंक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रसिया एंड नॉट डिस्क्लोज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग एटम बॉम्ब। पहली बात तो रसिया को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया वर्ल्ड वार 2 के समय। दूसरी बार ये लोग एटम बम बनाए थे, तो एक प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही बहुत सारे साइंटिस्ट मिल कर के पहली बार दुनिया में एटम बम बना था। तो ये एटम बम डेवलप किए थे, लेकिन इस बारे में रसिया को बताया ही नहीं था। नॉट इन्फॉर्म यूएसएसआर ऑन प्लान्ड अटैक ऑन जापान। जापान पे बम गिरने वाला हिरोशिमा नागासाकी, इस बात का खबर रसिया को था ही नहीं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी रसिया को हुआ। यूएसए ऑल्सो रिस्टोर टू ए प्रोपेगेंडा अगेंस्ट रसिया डेट ह्यूमन राइट वर वायलेटेड। और यूएसए यही नहीं रुका, यूएसए ये भी बोला कि रसिया में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जिससे रसिया बहुत खफा हो गया। इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वार, इट इवॉल्व अंडर 6 डिफरेंट स्टेजेस। तो ये जो कोल्ड वार है इसका 6 स्टेज है। पहला स्टेज was characterized by cautious friendship between 1945 and 1946. Both agreed for cooperation in protecting peace. Both agreed for setting up of UNO at San Francisco. पहला स्टेज में दोस्ती का हाथ बढ़ाया दूसरे, यूएनओ को इस्टेब्लिश किया, बोला कि हम लोग शांति से रहेंगे। However, US policy changed when President Truman started suspecting Russia. In second stage, 1946-1953, it was characterized by intense conflict, which started with American representative in Moscow, George Kamen, sent detailed telegram Communist policy and asking for a policy to constrain Russia. सेकेंड स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया जब मॉस्को में अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जो कम्युनिस्ट का पॉलिसी था वो भेजा और यूएसए को बोला कि आप इस पे लगाम लगाइए, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि इस रसिया सोशलिज्म कम्युनिज्म फैलाए पूरी दुनिया में। By 1950, Cold War was shifted from Europe to Asia with Korean War. North Korea supported by USSR, South Korea by USA. तो कोल्ड वार यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, ये एशिया भी चला गया। जब कोरियन वार हुआ था, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट किया। यूरोप में ही ऐसा ही होता है, कुछ कंट्री को रसिया सपोर्ट कर रहा था, कुछ कंट्री को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। नाटो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। थर्ड स्टेज 1953-1962 was characterized by a policy of adjustment. It was because of Stalin's death and new president of USSR, Khrushchev agreed for peaceful settlement of issue and to avoid armed clashes. फिर से तीसरा स्टेज हुआ 1953 से 62, तो ये लोग फिर से एडजस्टमेंट करने के लिए आ गए, क्योंकि स्टालिन जो कि बहुत खतरनाक बंदा था, डिक्टेटर था, उसका देहांत हो गया था और जो नया प्रेसिडेंट था वो चाहता था कि हम लोग मिलजुल के रहे, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता है। इन द फोर्थ स्टेज 1963-68 both the superpower realized the futility of nuclear war in spite of human crisis and Vietnam conflict, Indo-China war, both the power exercised utmost constraint and avoided armed conflict. In the fifth stage 1969 to 1978, both agreed to form Detente Goodwill Association. Both agreed for trade agreement and even transfer of technology. Even though differences started with America made Tekavlua a military base, place was given for डिस्कशन टू रिजॉल्व द इशू। तो फिर वही हुआ, थर्ड स्टेज में हम लोग एडजस्टमेंट किए थे, लेकिन फोर्थ स्टेज में फिर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव का सिचुएशन होने लगा। दोनों सुपर पावर थे, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था और साथ ही उसमें इस टाइम पे था फोर्थ फेज के समय वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो अमेरिका वियतनामीज के बीच में वार हो गया था। फिर इंडो चाइना वार हुआ था और बाकी सब वार हुआ था। और फिफ्थ स्टेज में दोनों फिर से
सेटलमेंट करना चाहते थे, तो ये दोनों ने मिलकर डिटेंटे बनाया था और दोनों ट्रेड के लिए एग्रीमेंट किए और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रीमेंट किए। हालांकि रसिया अपना एक मिलिट्री बेस बनाया था, लेकिन फिर भी डिस्कशन करके इशू रिजॉल्व करने के लिए जगह था। द नेक्स्ट स्टेज वाज बिटवीन 1979 to 1987 वाज कॉल्ड द एज ऑफ न्यू कोल्ड वार। ये 1979 से 1987 में जो हुआ ये इसको न्यू कोल्ड वार का एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिलेशन अगेन गॉट स्ट्रेंड एंड वाज रिप्लेस्ड बाय कॉन्फ्रंटेशन कोऑपरेशन। फिर से रिलेशन स्ट्रेंड हो गया और कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामने होता था, कोऑपरेशन भी होता था, दोनों एक साथ होता था। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह से रसिया और यूएसएसआर के बीच में लगातार कभी ये लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब आराम से रहेंगे, पीस से रहेंगे, और फिर अगले ही स्टेज में फिर से ये लोग लड़ाई पीट करने लगते हैं, लड़ाई वगैरह करने लगते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही लंबा समय तक चल गया। इन द डिस्कशन स्टार्टेड बिटवीन प्रेसिडेंट कार्टर ऑफ यूएस एंड प्रेसिडेंट बेजर ऑफ रसिया, डिफरेंसेस स्टार्टेड ऑन स्ट्रेटेजी, आर्म लिमिटेशन टॉक, सॉल्ट टू, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस फाइनल एग्रीमेंट वाज रीच्ड। सॉल्ट टू होता है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक। इसका मतलब कि ये दोनों रसिया और यूएसए दोनों बैठे और ये एग्रीमेंट साइन किए कि कोई भी आर्म यूज नहीं करेगा। तो कोल्ड वार में बेसिकली आर्म कभी यूज हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसको सॉल्ट कहते हैं, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक। इन द लास्ट स्टेज which started from 1987, it is said for all practical purposes Cold War ended and detente was survived. It was mainly due to the effort of गोरबेचेव that end of Cold War could take place. तो गोरबेचेव के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसके वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, लेकिन वो एक अच्छा काम भी किया कि कोल्ड वार को एंड कर दिया। In 1991, the historical strategic arm reduction treaty START was reached between George Bush and Gorbachev. It reduced the nuclear tension by 30%, virtually ending the Cold War of 50 years long. In February 1992, President Bush and President of Russia Yeltsin both made a final decision on end of Cold War. That's all for today.